नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष शर्मा। आज आपको वापस मिलवा रहा हूँ डॉक्टर मेघा माहेश्वरी से, जो डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट है। आज हम उनसे डिस्कस करेंगे एक ऐसी बीमारी जिसको हम बीमारी नहीं बोल के डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है या फिर कोई उसमें एक साइन होता है कि जब उसे चुप बैठना है वो वहाँ पर भी चुप नहीं बैठ रहा है। उस बीमारी का नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मैम नमस्ते। मैम बताएंगे नमस्ते सर। आपको कि क्या है ये एडीएचडी। नमस्ते सर। एडीएचडी एक तरह का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे में अत्यधिक चंचलता होती है, एक जगह पे बैठना नहीं चाहता है। अक्सर कहते हैं उसको कि जैसे मोटर लगी हुई हो उसमें। आप मान लो कि साइकिल में फरारी की इंजन लगा दी हो, जी। ऐसे चलता है वो बच्चा। उसमें बिल्कुल ठहराव नहीं होता है, एक जगह बैठ के ध्यान नहीं लगा पाता है, हमेशा कूद-फान करता रहेगा, रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स होंगे, जैसे रोड क्रॉस करते वक़्त इधर लेफ्ट राइट नहीं देखना, छोटी-छोटी चीज़ें भूल जाना। तो इस तरह से ये 3 टाइप का होता है। जैसे एक हाइपर एक्टिव इनअटेंशन वाला होता है, एक इनअटेंशन वाला होता है और एक कंबाइंड टाइप प्रेज़ेंटेशन होता है। तो ये इस तरह से होता है कि चालू वो शुरू मतलब काफ़ी जल्दी ये बच्चे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं हम, पर शुरू में ये बच्चे अक्सर मिस हो जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स को मज़े आ रहे होते हैं कि हमारा बच्चा बहुत पेरेंट्स को एक्टिव है। लगता है कि हमारा बच्चा तो ज़्यादा ही एक्टिव है। हाँ, बहुत हाँ। बहुत खुश हो रहे होते हैं पेरेंट्स कि इतना एक्टिव बच्चा है हमारा, कैसे-कैसे चीज़ें करके बता रहा है। पर धीरे-धीरे जब स्कूल से कंप्लेंट्स आने लग जाती है, बच्चे की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, पढ़ाई-लिखाई की जो परफॉर्मेंस है, वो धीरे-धीरे डाउनहिल जाने लगती है। जैसे-जैसे अटेंशन की डिमांड बढ़ जाती है पढ़ाई के लिए, एक जगह बैठने की हम्म। डिमांड्स बढ़ती है जब पढ़ाई के लिए, उस वक़्त ये समस्या ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। मतलब मेरे हिसाब से मैम पहला क्ल्यू तो यही है कि बच्चा जो है वो बैठ ही नहीं पा रहा है। मतलब वो जब भी आपको मिलेगा कुछ करता ही रहेगा, बिल्कुल और सर। कुछ भी ऐसा जो अनप्रोडक्टिव है। मतलब वो ऐसी चीजें करेगा कि आपको देखने से लग रहा है कि वो कुछ कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल सर, ये बहुत और एक्चुअली ये होता है इन बच्चों के साथ कि स्टार्टिंग में ये कई बार इग्नोर्ड हो जाते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि ठीक है वो थोड़ा-सा एक्टिव ही है। फिर पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि स्कूल चला जाएगा तो शायद बैठने लग जाएगा। पर स्कूल से भी अधिकतर कंप्लेंट्स आने लगती है। स्टार्टिंग में स्कूल भी सोचते हैं कि नया-नया बच्चा है, कोई बात नहीं, थोड़े वक़्त के लिए बैठ जाएगा, थोड़े टाइम में बैठ जाएगा। ऐसे करते-करते उसका सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम मिस हो जाता है, जो ट्रीटमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जितना जल्दी इनके लिए ट्रीटमेंट चालू करेंगे, जल्दी। उतना जल्दी इनमें इफ़ेक्ट आएगा। एक्चुअली इनकी ब्रेन में जो फायरिंग रेट है, वो बहुत बहुत ज़्यादा ज्यादा होती होती है, है। उनके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, पर जो करने का जो वो कहीं कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते, मतलब एक जगह बैठ के काम नहीं कर पाएँगे। उनकी आगे चल के जो एग्ज़ीक्यूटिव स्किल्स है, जिसको हम प्लानिंग, ऑर्गनाइज़ेशन एंड एग्ज़ीक्यूशन में गिनते हैं, जो एग्ज़ीक्यूटिव लेवल स्किल्स हैं, जी मैम। वो सब चीज़ें भी हैम्पर होने लग जाती है धीरे-धीरे। तो प्लानिंग करना, ऑर्गनाइज़ेशन करना, शेड्यूल बनाना, ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। मोबाइल के मोबाइल का कितना रोल है मैम इसमें? मोबाइल का बहुत ज़्यादा रोल है सर, बिकॉज़ मोबाइल से जो जितने कलर्स एंड नॉइज़ेस के हमें स्टिमुलेशन मिल रहे हैं, उसके कारण हमारे ब्रेन में एक्सेसिव डोपामाइन सिक्रीशन चालू जी। हो जाती है और वो इट इज़ डोज़ डिपेंडेंट, मतलब कि आज मुझे थोड़े डोपामाइन से खुशी हो रही है, कल वो डोपामाइन मुझे खुशी नहीं देगा, तो फिर मुझे और डोपामाइन चाहिए। तो धीरे-धीरे ये चीज़ें बढ़ती जाती है और ये बच्चों में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो रील और रियल में डिफरेंशिएट करना भूल जाते हैं। तो जिस तरह से वो कार्टून को भागते हुए देख रहा है या छोटे भीम को पीटते हुए देख रहा है, वो सेम चीज़ें वो ट्राई करने लग जाएगा रियल लाइफ में, व्हिच कैन कॉज़ व्हिच कैन बी वेरी डेंजरस एंड एक्सीडेंट प्रोन हो सकते हैं वो बच्चे इसके लिए। जैसा कि मैम अभी हमने एक सुना, आपने भी सुना होगा कि कुछ वो जो 3 बच्चियां थी और वो एक कोरियन गेम को फॉलो कर रही थी, और उन्होंने अपने फ्लैट के ऊपर से कूदी और तीनों ने सुसाइड कर लिया एक साथ। तो ये तो बहुत ही हैम्पर भी हो सकता है लाइफ के लिए कि बच्चे आपस में इस लेवल तक चले जा रहे हैं कि वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या गलत है और क्या सही, जबकि उनकी तो एज भी काफी ठीक थी। सर ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो डेवलपमेंट है, जी मीन्स मैम। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो होता है जो हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इफेक्ट करता है कि
ये सही है या गलत गलत है, या कोई भी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स वे करने में हम लोगों को हेल्प करता है। उसकी डेवलपमेंट अधिकतर 25 साल की उम्र तक चलती रहती है। वो जी स्टार्ट पहले से हो जाती है, पर चलती 25 साल की उम्र तक रहती है। इसलिए जब आप एडोलेसेंट की फेजेस भी हम लोग पढ़ते हैं, तो हम बोलते हैं कि 21 साल की उम्र तक तो वो बच्चा कंप्लीट डिसीजन लेने लायक ही नहीं है। जी अब ये जो यंग ब्रेन्स हैं, एडोलेसेंट ब्रेन्स हैं, ये बहुत इम्प्रेशनेबल होते हैं। जी मीन्स इनके लिए पेरेंट्स जो बोल रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके फ्रेंड्स जो कर रहे हैं या इनका पीयर ग्रुप जो कर रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उनको वैलिडेशन या जो कहते हैं ना कि प्रोत्साहन, कि भाई उसके फ्रेंड ने उसको बोलना चाहिए कि यार तुम बहुत अच्छे हो या बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ये कुछ एक दूसरे को देख के, कुछ पीयर प्रेशर की वजह से, कुछ सोसाइटल प्रेशर की वजह से ये टीनेजर्स में आजकल ऐसे ये गेमिंग की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। पेरेंट्स को इसके बारे में बहुत अवेयर होना चाहिए। अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम और स्क्रीन कंटेंट के लिए प्लीज़ केयरफुल रहिए। देखिए कि वो क्या देख रहे हैं स्क्रीन पे। उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनकी दुनिया में घुसने की कोशिश कीजिए। सिर्फ बाहर से उनको मत करो, मत करो, मत करो नहीं होता है सर। बिकॉज़ देखिए वो तो कमा नहीं रहे हैं, तो मोबाइल खरीदने की ना क्षमता वो रख रहे हैं, ना वो अपना इतना कमा रहे हैं कि वो मोबाइल का डेटा रिचार्ज कर रहे हैं। ये सहूलियत तो हम ही प्रोवाइड कर रहे जी हैं एज़ पेरेंट्स हमारे बच्चों को, तो इसको कंट्रोल भी हम नहीं करना है। तो ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ में एनकरेज कीजिए, हेल्दी हैबिट्स शेड्यूल फॉलो करने के लिए हेल्प कीजिए बच्चों को। घर के कामों में उन्हें उलझाइए, घर की छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें दीजिए, जिससे कि जो ब्रेन में जितनी हाइपर एक्टिविटी है या जितनी यूज़लेस एनर्जी, वो एक पूरा बिल्कुल सलीके से उसे यूज़ जी कर सके। और अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम पे चेक रखिए, उनके दुनिया में झाँक के देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, कौन उनके ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं। अभी बहुत सुनने में आता है कि ऑनलाइन गेमिंग में किसी ने करोड़ों रुपए का घपला कर दिया, किसी ने लाखों रुपए का घपला कर दिया, अपने पापा के क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड के यूज कर ले माध्यम से पेमेंट कर दिया और कर्ज में डूब गए, और उससे बचने के लिए भी कई सारे रास्ते ढूंढ रहे हैं, ज्वेलरी चोरी हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ये सबकी जो रूट कॉज है, एक तो वो ये है कि हम केयरफुल नहीं है कि हम्म, हमारे बच्चे स्क्रीन पे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। जी मैम उससे हमारी सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज है, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी कॉम्प्रोमाइज है बच्चों में। जी मैम मैम जैसे कि मुझे लगता है कि जो ये जो इस तरह के बच्चे होते हैं ये सब एंटी सोशल एलिमेंट्स होते होंगे। मुझे लगता है बड़े होके जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हम सोचते हैं उनकी अगर हम बैक हिस्ट्री या पास्ट हिस्ट्री में जाएं तो मुझे लगता है उनमें ये सब डिसऑर्डर्स पाए जाते होंगे। होते हैं सर अधिकतर। बिकॉज क्या होता है कि जैसे एडीएचडी वाला बच्चा है, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, घर पे सब जन उसको ना 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 ही बोल रहे हैं हमेशा, ये मत करो, ये मत करो, ये ऐसा मत करो, वैसा। जब उसके डांट पिटती है तो उसकी मम्मी पास्ट हिस्ट्री से चालू कर देती, तुमने तब ये तोड़ा, ये फोड़ा, हम्म, एक जगह बैठते नहीं हो। धीरे धीरे वो फैमिली सोशल सर्कल से भी कट ऑफ हो जाती है, बिकॉज बच्चे इतने उद्यमी होते हैं कि कोई उनको अपने फैमिली में इनवाइट नहीं करना चाहता है। अधिकतर पेरेंट्स अवॉइड कर देते हैं, यार इसको वहां ले जाएंगे, ये सोशल फंक्शन में जी मैम नाचता कूदता दौड़ता रहेगा। तो जो नॉर्मल, जो हम जो जिनको हम नॉर्मल कह रहे हैं, वो लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते बिकॉज दे आर अ लिटिल डिफरेंट। जी तो उनकी एक्सेप्टेंस आती है एंटी सोशल ग्रुप में, जो मस्ती मजा कर रहे हैं। और क्योंकि ये थोड़े सीधे से भी होते हैं, तो इनको जो बोल देगा कि यार तू ये करके बता, वो कर भी देंगे। जी तो ये इम्प्रेशनेबल भी होते हैं थोड़े से, तो उसके कारण इनका एंटी सोशल बिहेवियर ज्यादा बढ़ जाता है। जी फिर धीरे धीरे कंडक्ट डिसऑर्डर है, जैसे किसी के यहाँ आग लगा देना है, किसी के कुत्ते की छेड़ कर देना है, ये जी चीजें धीरे धीरे बढ़ जाती है इनमें। बिकॉज दे आर ओनली लिसनिंग टू नो। उनको ये बताया जा रहा है कि तुम सही नहीं हो, बट उनको करेक्टिव मेजर्स कोई नहीं दे रहा है, जी उनके करेक्शन में कोई काम नहीं कर रहा है। एंड दे आर गेटिंग एक्सेप्टेड बाय नोटोरियस पीपल, बिकॉज वो भी इसी तरह के लोग हैं अल्टीमेटली। तो जो मैम बता रही हैं ये जो बीमारी है इसका इलाज संभव है और कुछ विशेष प्रकार की थेरेपीज होती हैं जिनसे इस बीमारी का इलाज संभव है। मैम बताएंगी उसके बारे में भी। तो ये बच्चे अगर हम जल्दी आइडेंटिफाई कर लें, जैसे जो बच्चे की स्कूल से कंप्लेन आ रही है, ये एक जगह बैठ नहीं रहा है, अपना क्लास वर्क ख़त्म नहीं कर रहा है, हमेशा अपनी चीज़ें घुमा के आ जी रहा है, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हो रहा है, तो इन बच्चों के लिए हमने जो है इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, इनका एवेल्युएशन करना चाहिए। अपने बच्चों के डॉक्टर या जो भी अपने जनरल डॉक्टर हैं उनसे बात कीजिए
ADHD के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और इनको कोई भी रिस्पॉन्सिबल थेरेपी सेंटर पे लेके जाना है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के माध्यम से, बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से इनके लिए कई सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। और अभी हाल ही में हमने देखा है सर, हमारे काफ़ी सारे बच्चे इन जो इससे भी पीड़ित थे वो जी। बहुत अच्छे हो रहे हैं। जी वी मैम। डोंट से दैट दे विल बी 100% बेटर, बट ये है कि उनमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाता है। फंक्शनल जो लाइफ है वो उनकी जी। इम्प्रूव हो जाती है और इससे उनका ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स की लाइफ भी ईजी जी। हो जाती है इससे। जी मैम, मैंने भी देखा है कि अभी एक बच्चा हमारे पास आज से 3 महीने पहले आता था, वो बच्चा इवन बैठता भी नहीं था। अभी जब भी वो रोज़ शाम को मेरे से यहाँ से जाता है तो मेरे से मिल के जाता है, हाय बोलता है, हेलो बोलता है, काफ़ी देर तक बैठता है। उसके पेरेंट्स इतने खुश हैं कि इसकी कोई हद नहीं। तो मुझे लगता है कि आप सबको भी ये सब अपने बच्चों के लिए जानना चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्पटम उसमें मिलता है, तो उसे पहचानना चाहिए और जल्दी अपने नज़दीकी किसी भी पीडियाट्रिशियन से हेल्प लेनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।